Good evening, friends. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with current affairs. आप सभी लोग जानते हैं आज 14 फरवरी है। इस डेट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और हम लोग नई करंट अफेयर की क्लास लेके आ चुके हैं फ्रेंड्स। आज इसमें हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। द हिंदू के जो है एडिटोरियल और सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आप में से कई लोग आज के दिन को इस रूप में मना रहे होंगे जिसको हम लोग ब्लैक डे भी बोलते हैं, और कुछ लोग इस रूप में भी मना रहे होंगे जिसको हम लोग लव डे बोलते हैं। दोनों दिन फ्रेंड्स एक ही दिन पड़ गए। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, हमारे देश के कुछ जो बहुत ही वीर जवान थे, 40 इंडियन ब्रेव हार्ट्स थे, उनकी उनको उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, आज ही के दिन। और हम लोग अपने 40 बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स को आज ही के दिन खो दिए थे फ्रेंड्स। इसके बाद ही एयर स्ट्राइक हुई थी इंडिया की तरफ से इसके रिटेलिएशन में। तो इस रूप में हम लोग इसको ब्लैक डे कई लोग मनाते हैं, और जिसके पास लवर्स हैं जो और भी कुछ लोग हैं, वो लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। तो आप ही देख सकते हैं दोनों तरीके से आप इसको मना सकते हो। आप एक तरफ से तो आपके लिए दुख की बात है, हम लोगों के लिए, पूरे भारतीय के लिए, लेकिन एक तरफ से कुछ लोग इसको खुशी के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो एडिटोरियल है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ गए हैं एक साथ। सबसे पहले हम जो नहीं पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स स्पेसिफिक यूपी के बारे में बात कर रहा है। यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ के सीएम जो है क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ यूपी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला फ्रेंड्स स्पेसिफिक कर्नाटका के बारे में है, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो हिजाब रो कंट्रोवर्सी है वो हमने ऑलरेडी रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है वीडियो, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये वाला फ्रेंड जो आर्टिकल है, ये जो कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड आर्टिकल है। और ये भी फ्रेंड्स जो है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, इंडिया रिकवरी थोड़ा स्लो कर रहा है, इससे रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल्स हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों लेबर से ही रिलेटेड है। अगर हम लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा लेबर फोर्स जो है वो हमारा सहयोग नहीं दे रहा है, या और भी मतलब दोनों में बहुत ही समानता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये वाला फ्रेंड्स क्वाड के बारे में है। इसमें हम लोग क्वाड के मेंबर्स के बारे में, क्या मीटिंग होने वाली है, कहाँ होने वाली है, किस चीज़ पे फोकस रहेगा, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे क्वाड के बारे में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ एनालिसिस रहेंगी। आप लोग जैसा जानते हैं हम लोग के हर वीडियो में द हिंदू का एडिटोरियल भी रहता है और न्यूज़ भी रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर फेडरल स्ट्रक्चर समझना है फ्रेंड, तो आप लोग समझो कुछ चीज़ें आपको क्या समझनी है इसके बारे में, आप लोग यहाँ से समझो। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसी इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स ऐड किए गए। उसी में से एक शेड्यूल जो है हमारा 7th शेड्यूल, ये क्या बात करता है, ये डिवीज़न ऑफ पावर की बात करता है। ये डिवीज़न ऑफ पावर की बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब ये सेंटर और स्टेट क्या है फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है। यूनियन पे एक अलग गवर्नमेंट काम करती है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट होता है, जैसे यहाँ पे सीएम हो गए और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो अगर इन दोनों के बीच में एकता नहीं रहेगी तो काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स सेंटर पे दूसरी गवर्नमेंट काम करे और स्टेट लेवल पे दूसरी गवर्नमेंट काम करे। तो ये हमारे 7th शेड्यूल में बताया गया कि किन चीज़ों पर यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, किन चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और किन चीज़ों पर दोनों मिलके काम करेंगे, और जो कुछ भी पावर्स इन तीनों में से बच जाते हैं वो किसके पास रहेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में काम करेगी,
ठीक है, जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, ये सब यूनियन लिस्ट इस पे यूनियन लॉ बनाएगी। ठीक है, सेंट्रल लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, इस पे स्टेट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, दोनों जहाँ पे मिलके काम करते हैं फ्रेंड्स, वो कुछ उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब पे दोनों जो है मिलके काम करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर इस पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को यहाँ पे प्राइमेसी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन कौन से लॉज पे कौन कौन लॉ बनाएगा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे बात कही गई है, एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इस आर्टिकल के शुरुआत में ही बोली गई है, राइटर द्वारा बोला गया है, इंडिया इज़ रिगार्डेड एज अ सेमी फेडरल। मीन्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स फेडरलिज्म के बारे में। उससे पहले आप समझो कि ये बात क्या कर रही है। पहले ही बार में ही पहली लाइन में ही बात की गई है, द एरा ऑफ कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। मीन्स ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, एक साथ आने की, स्टेट एक साथ आ जाए प्लस यूनियन एक साथ आ जाए, दोनों मिलके लॉ बनाए, और यूनियन अपने फील्ड में लॉ बनाए, स्टेट अपने फील्ड में लॉ बनाए, तो इतने अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है कि दोनों मिलके काम करें, स्टेट और यूनियन, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की, दोनों के बीच में असमानता है, दोनों की सोच में असमानता है, दोनों के काम करने के तरीके में असमानता है, इरेगुलरिटी है। ठीक है, स्टेट अपने लेवल पर काम कर रही है, यूनियन अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन यूनियन जो है वो इस टाइम स्टेट के कामों में अड़ंगा डाल रही है। यही बात राइटर ने एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल में, और बताया है कि इस समय हमारा जो फेडरलिज्म होता जा रहा है वो कोऑपरेटिव नहीं कॉम्बेटिव होता जा रहा है। ठीक है, instead of engaging in unnecessary conflicts, the center and state have to strive to work in coordination। फालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पढ़कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, राइटर ने कहा है। इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव से कॉम्बेटिव होता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये राइटर कह रहे हैं कि मोदी जी के गवर्नमेंट में ये ज़्यादा ही हो रहा है जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये फुल मेजॉरिटी में है, तो इनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही फुल मेजॉरिटी में है। तो इनको नो कॉन्फिडेंस वगैरह की कोई कोई डर नहीं है, इसलिए ये ऐसा करते हैं, दूसरों के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, स्टेट्स के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट उमड़ा कैसे, कॉन्फ्लिक्ट उठा कैसे इस मुद्दे पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आया फ्रेंड कि कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जो कि कैडर रूल है 1954 का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल 1954। इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए। अमेंडमेंट क्या लाए गए कि इसमें अमेंडमेंट ये लाया गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है और ट्रेनिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ये क्या करेगा, ये स्टेट से लिबर्टी ले लिया। पहले देखिए फ्रेंड्स, जो ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये पहले टेस्ट होता है इनका यूपीएससी द्वारा, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, फिर इनको ट्रेनिंग के लिए सेंटर के पास भेजा जाता है, फिर सेंटर इनको अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉय कर देता है। तो ये ट्रेंड किए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन भेज दिए जाते हैं स्टेट्स में। तो सेंटर क्या करता था कि इन लोगों को जब इनकी ज़रूरत होती थी तो सेंटर से मंगा लेता था अपने पास। ठीक है, सेंटर अपने पास स्टेट से इन लोगों को मंगा लेता था, आईएएस ऑफिसर्स को। तो स्टेट के पास अथॉरिटी होती थी कि वो मना भी कर सकते थे कि वो इन आईएएस ऑफिसर को सेंटर में नहीं भेजेंगे। लेकिन अब वो लिबर्टी इस अमेंडमेंट में इनसे छीन ली गई, और कहा गया अगर ये लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर ये लोग नहीं मानेंगे सेंटर का कहना, तो क्या करेगा सेंटर, एक टाइम पीरियड में इन लोगों को एक मतलब रीज़न देना होगा कि हम इस कारण इनको नहीं भेज रहे हैं, और भेजना जो इनको भेजना था वो कंपल्सन डाल दिया
इसने कहा फर्दर इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट द सेंटर डिसीजन विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ये मानना ही मानना पड़ेगा स्टेट्स को कि हाँ, इन आईएएस ऑफिसर्स को सेंटर में भेजना है। ये डिसीजन स्टेट्स को मानना पड़ेगा। जो पहले इनके पास लिबर्टी होता था कि ये नहीं भी मान सकते थे, अब इनके ऊपर कंपल्सन है, इनको ये चीज़ मानना ही मानना पड़ेगा। तो उसके चलते कुछ स्टेट्स ने इसका अपोज किया, जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इन लोगों ने इस अमेंडमेंट का जो है विरोध किया। उसी के चलते कुछ जो चेंजेस लाए गए हैं, इसीलिए इस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल उठ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया है कि जो चेंज लाए गए हैं और जो स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, यही एक रीसेंट एग्जांपल है कि हमारे यहाँ इस समय कॉम्बेटिव फेडरलिज्म हो गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह पे। कोऑपरेटिव की जगह पे कॉम्बेटिव हो गया है। ठीक है, ये राइटर बता रहे हैं इसमें। और एक्सप्रेशन, जो ये कॉम्बेटिव एक्सप्रेशन टर्म है, ये यूके के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत द्वारा मतलब कहा गया था, ये एक्सप्रेस किया गया था कि आखिर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आया कहाँ से। तो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं हरीश रावत साहब थे, उनके द्वारा लाया गया था, जब उत्तराखंड में आर्टिकल 356 लगा के वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी हैं। तो वहाँ पे गवर्नर द्वारा रूल किया जाने लगा। और गवर्नर द्वारा, क्योंकि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड, यूनियन अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यूनियन का हाथ होता है। तो इस तरीके से गवर्नर के थ्रू यूनियन वहाँ पे रूल करने लगा। तो इसीलिए वहाँ पे कहा गया था हरीश रावत जी के द्वारा कि कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आ चुका है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब नहीं रहा इंडिया में। ठीक है, फिर 2016 में फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, इसी तरीके से आगे 2016 में अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे, इन्होंने असेंबली इलेक्शंस को एडवांस करने की बात कही, जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से लोगों में मतलब असमानता थी लोगों की सोच में, इसलिए पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया और फिर वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो यूनियन जो है गवर्नर के थ्रू वहाँ पे भी रूल करने लगी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आता जा रहा है। अभी रिसेंट के न्यूज़ में हमने ममता बनर्जी द्वारा और धानकर साहब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बीच में डिस्कस किया ही था। तो ये फ्रेंड्स, ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और ममता बनर्जी जी इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में असमानता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आ चुका है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में जो 2016 में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, यहाँ पे इंटरवीन किया और कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये गवर्नमेंट अपने आप नहीं कह सकते, कि उनके डिस्क्रिशन, जो उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिलती हैं मनमाने तरीके से, ये गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं है कि वो असेंबली इलेक्शंस को एडवांस करें। ये सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन करके वहाँ पे बोला, फिर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हुई। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, गवर्नमेंट जो है वो हाउस को सम्मन नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को बिना चीफ मिनिस्टर के और स्पीकर के, ठीक है, कोर्ट ने कहा वहाँ पे जो है कि बिना आप चीफ मिनिस्टर के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से और हाउस के स्पीकर से लेजिस्लेटिव असेंबली को सम्मन नहीं कर सकते गवर्नर। ठीक है, ये कोर्ट ने कहा। गोवा में इसी तरीके से हुआ फ्रेंड, इसी तरीके से कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हम लोग बहुत जगहों पे देख चुके हैं कि इस समय यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों चलता है फ्रेंड्स, क्योंकि यूनियन में जब दूसरी गवर्नमेंट हो जाती है और स्टेट में जब दूसरी गवर्नमेंट हो जाती है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इस समय कॉम्बेटिव फेडरलिज्म है और यही राइटर बताना चाह रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान में गवर्नर ने मना कर दिया हाउस को सम्मन करने के लिए, हाउस को बुलाने के लिए। ठीक है, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा उनसे, उन्होंने और ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर हैज़ टू एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं गवर्नर के रोल में यूनियन का हाथ होता है, यही यही चीज़ राइटर जो है यहाँ पे लाइट में लाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो और अगर कोई स्टेट जो है,
अगर कोई स्टेट इस इन जो यूनियन के डिसीजंस होते हैं इनके अपोज में जाता है, तो जो कुछ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जैसे सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, ईडी हो गए, इन लोगों का रेड पड़ जाता है उस स्टेट में। आप लोग बहुत सारे प्रीवियस केसेस में देख भी चुके होंगे, तो ऐसा करना गलत है। हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसने इस चीज़ को बहुत ही सोच समझकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। तो हम लोगों को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कि जो सीबीआई थे, ठीक है, उन्होंने कर्नाटक कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया था 2019 में, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो कितना गलत काम है, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया क्योंकि इन्होंने अपोज किया था गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लो। सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना पुराना हो चुका है, राइटर बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो सीबीआई को केस ही नहीं दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट खुद रोल में आया और उसने कहा कि मुंबई पुलिस ये केस जो है वो सीबीआई को सौंपे, क्योंकि बिहार से बहुत सारे, पटना से जो थे वो बहुत सारे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे कि केस को सीबीआई को दिया जाए। लेकिन आप लोग देख रहे हो कितना डिले हो रहा है इस चीज़ में। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंस है उसमें गवर्नर सीबीआई और ईडी को नहीं ला रही है, बल्कि राइटर बोल रहे हैं जहाँ पे नहीं लाना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सीबीआई और ईडी की जांच लगवा रही है। तो इसीलिए गवर्नर कह रहे हैं, ये राइटर बोल रहे हैं कि इस समय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? जब स्टेट, लोकल और फेडरल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करती हैं, ठीक है। मीन्स स्टेट अपने लेवल पर काम करे, यूनियन अपने लेवल पर काम करे, पंचायत अपने लेवल पर काम करे, ठीक है। मीन्स यूनियन का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो केवल उन्हीं में रूल बनाए। स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है केवल वो उन्हीं में काम करे। तो अच्छे से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके हम लोग चल सकते हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया में आप लोग जानते हैं इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतने अच्छे से हमारा सिस्टम बना था, 70-75 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गए, तो हम लोगों को अपनी बेइज्जती ना कराते हुए और पॉलिटिकल मुद्दों को दिमाग में ना रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के चलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल पे और डिस्कस करते हैं दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, जो कि क्वाड के बारे में है। क्वाड फ्रेंड, आज सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाड का जो है अभी मेलबर्न में मीटिंग होने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में है जो कि, तो आप लोग कह सकते हो कि अभी ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं है, अभी केवल जो है केवल कुछ ऑफिसर्स मिल रहे हैं क्वाड के, मिनिस्टर लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है आखिर। इसमें कहा गया है कि जो क्वाड के इस समय जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भले ही फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के और ग्रुप में हैं, लेकिन उनका कोई कॉमन एनिमी नहीं है जिससे कि ग्रुप अच्छे से चल सके। उनका एक कोई कॉमन एनिमी नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि चाइना को। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले हम लोग कह रहे थे चाइना, मतलब इसमें चाइना को टैकल करने के लिए ये तो एक अल्टीमेट एम था ही, लेकिन उसके बाद और कौन कौन से एम है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे। इसमें जो क्वाड की मिनिस्टीरियल मीटिंग होने वाली है मेलबर्न में, ये अभी अल्टीमेट तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जो यूएसए आएंगे, ठीक है। इस साल के लेट अभी थोड़े दिन बाद टोक्यो में मीटिंग सेट है, तो वहाँ पे मीटिंग होगी। उसमें जो है पॉजिटिव एजेंडा तय किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। ये तो एक अल्टीमेट गोल है ही, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि इनका कोई कॉमन एनिमी नहीं है, इसलिए ग्रुप अच्छे से नहीं चल रहा है। जैसा कि जयशंकर साहब ने अभी कुछ अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू बताई भी हैं ये बातें। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्वाड के और भी क्या क्या एम हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें है अभी जो मीटिंग होगी उसमें प्रिपेयर किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में क्लीन एनर्जी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, जो कि सप्लाई चेन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया जाएगा। क्लीन एनर्जी के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में इंडो पैसिफिक रीजन में बात की जाएगी। और फिर क्वाड का 5G सिस्टम से क्या रोल है, उसमें टेक्नोलॉजी में क्या रोल रहेगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से ये लोग 5G सिस्टम को लेके चलेंगे। और
फिर आगे जैसे इंडिया का मेन मकसद क्या है, इंडिया का मकसद है कि क्वाड मिलके जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में भी बात करे, जैसा कि जयशंकर साहब ने कहा। लेकिन अभी ये जो एम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये अभी सही नहीं हुआ है, मतलब अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस में नहीं आया है, जैसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसको इंडिया ने जानबूझ के बहुत रेफरेंस देता है इंडिया, लेकिन और जो बाकी मेंबर्स हैं वो इस पे फोकस नहीं करते हैं। वो इस पे फ़ोकस नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे। हमारा मेन मुद्दा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही होता है और चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना ही होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए कॉमन एनिमी किसी के नहीं है। यूएसए नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को नुकसान हो, ठीक है। चाइना और रसिया, इंडिया नहीं चाहेगा कि रसिया को नुकसान हो। जैसे ये जो मीटिंग तय की गई थी, ये अल्टीमेट गोल इसका यही था कि रसिया के यूक्रेन वाले उस पर बात किया जाए, इशू पे बात किया जाए, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है फिलहाल। इसमें जो मिनिस्टर्स हैं फ्रेंड क्वाड में, जो यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, ये लोग कुछ ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट तो दिखा रहे हैं कि ये ग्रुपिंग जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग बनी है, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए बनी है, ठीक है। लेकिन जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो कह रहा है हमारा नाम डायरेक्टली तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें ही टैकल करने के लिए बने हैं ये लोग। तो ये इतना तो अच्छा ही है, खैर चाइना इतना सोचता है कि हाँ हम लोग इसी को टैकल करने के लिए बनाए हैं ये ग्रुप। तो ये एक अच्छी बात है कि चाइना इससे कुछ इन्फ्लुएंस में रहेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कम करेगा। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए हम लोग ने ये ग्रुप बनाया है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ये ग्रुप हमने बनाया है। राइटर आगे बोल रहे हैं कि इस समय जब म्यांमार वाला इशू उठा इस मीटिंग में, वहाँ पे जयशंकर साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम लोग वहाँ म्यांमार में जो है, ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, म्यांमार जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और वो हमारे कुछ स्टेट्स को टच भी करता है। आप लोग बताइए कमेंट में कितने स्टेट्स को टच करता है, सबसे लंबी बाउंड्री किस स्टेट की हमारी म्यांमार के साथ टच होती है। आप ये देख सकते हो, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पे इंडो और पैसिफिक दोनों के बारे में बात किया जाता है। तो इसमें बात किया गया है, जयशंकर साहब ने कहा कि हम यहाँ म्यांमार में जो है, जहाँ पे अब मिलिट्री का रूल आया है, जैसा हमने कल पे डिस्कस किया था, वहाँ पे हम फिर से डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम सैंक्शन नहीं लगाना चाहते म्यांमार के ऊपर। जो और सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, वो कह रही थी कि सैंक्शन लगा दिया जाए ये जो है म्यांमार के ऊपर, कि वहाँ की मिलिट्री और किसी के साथ ट्रेड वगैरह ना कर पाए, ताकि उसको बहुत नुकसान हो। लेकिन इंडिया ने कहा है हम डेमोक्रेसी वहाँ पे वापस चाहते हैं, सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते, ठीक है। इन सभी पर्सपेक्ट में तो ये ग्रुपिंग स्ट्रांग है, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, एक ही विज़न है इस समय इनके पास, इंडो पैसिफिक रीजन, लेकिन इनका कोई एक कॉमन एनिमी होना चाहिए। कॉमन एनिमी इनमें से ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता है कभी-कभी, और यूएसए हमेशा चाहता है लोग रसिया के बारे में बात करें। जापान भाई इस समय कुछ नहीं चाहता है, लेकिन इंडिया चाहता है लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात करें। इसलिए लोगों के बीच में एक यूनैनिमिटी नहीं बन पा रही है, एक एकता नहीं बन पा रहा है। इसलिए ये ग्रुप जो है, इस समय उसके पास कोई कॉमन एनिमी नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यही बात की गई है इस आर्टिकल में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जो जयशंकर साहब थे, इन्होंने जब को रसिया पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो है हम रसिया पे भी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, और जैसे कि जो इसके और भी मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये अपने लोगों को यूक्रेन से वापस मंगा रहा है, लेकिन इंडिया नहीं मंगा रहा है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आपस में ही एकता नहीं है क्वाड के मेंबर्स में, ठीक है। ये फ्रेंड्स किसका आइडिया था जिससे क्वाड बना था, तो ये आप याद कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर जो जापानीज़ थे, इनका आइडिया था। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो थे इससे पहले, इस समय कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो शिंजो एबे साहब थे। उन्होंने इसको बनाया था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का कुछ ग्रुप हो जो इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल रखे, ठीक है, उस पर जो और दूसरी कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है उस पर कंट्रोल रखे। इसमें 4 मेंबर्स हैं फ्रेंड, ठीक है। इस्टेब्लिश 2007 में पहली बार बना था, और 2008 में तक चला था ये, फिर 2017 में इसको रीएस्टेब्लिश्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये बात करता है कि इस समय जो इंडिया की रिकवरी है बहुत स्लो है। ये बात करता है जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करते हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन लेवल हमारा बहुत ही गिर गया था जब ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे कंट्री में आया था, ठीक है।
तो इसके चलते क्या हुआ, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे कंट्री में आया, कोविड-19 जब 2020 में आया, 2019 से चालू हुआ लास्ट से, तो लॉकडाउन जब पूरे देश में लगना चालू हो गए, तो जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज़ वगैरह छोड़ के भागने लगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन जब नीचे आया तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ हमारा, फिर जो है ग्रोथ भी हम लोग उतना कैपेबल नहीं हो पाए कि सभी के नीड्स को कंप्लीट कर सकें कुछ चीज़ों में। तो इसी के बारे में राइटर बात करता है कि जो है गवर्नमेंट ने अपनी यूनियन बजट में जिस तरीके से डिसाइड किया है, डिस्क्राइब किया है कि हम लोग जल्द ही जो है रिकवरी कर लेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2020 में अगर देखा जाए, ठीक है? तो जो आईआईपी का ग्रोथ था, वो 2021 के लास्ट में जो है 0.4% लो हो चुका है। तो ऐसा बोल सकते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था उस समय, तो ऐसा मानते थे लोग कि ओमिक्रॉन की वजह से हुआ, लेकिन ओमिक्रॉन जो था, इसमें लोग उतना नहीं डर रहे थे जितना कि कोविड से लोग डर रहे थे। तो असली इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी को कोविड-19 ने डाला था। राइटर का कहना है ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं था, इसलिए उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया हमारी सोसाइटी को जितना कि कोविड-19 ने किया, और इकोनॉमी को बहुत इफ़ेक्ट किया था कोविड-19 ने। इसके बारे में माना जा रहा था कि ये जो सेकंड वेव आया 2021 में, हम लोग इससे ओवरकम कर चुके थे, लेकिन जो पहला वाला लग गया था 2000 मतलब 19 में, उसमें हम लोग उससे ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हुआ। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में ऐसा कहा गया कि उसमें कहा गया कि अगर हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिकवरी हमारी और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो क्या करेगा, वो अपना पहले प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फिर लोगों की नीड बढ़ेगी, इस तरीके से हम लोग जल्दी रिकवर कर सकेंगे अपने इकोनॉमी से, ठीक है? और आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें पहले वाले आर्टिकल में बोली गई हैं कि हम लोगों का ग्रोथ जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ, किस वेरिएंट से ज़्यादा अफेक्ट हुआ, कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ, कितनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले वाले आर्टिकल में बोली गई हैं। अब जो हम लोग इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में उतना ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? ये कुछ लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप यहाँ पे जाके ये सारे डाटा चेक कर सकते हो कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है? जो इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट होते हैं, ये राइटर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन में और हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत सारी रिपोर्ट्स के द्वारा कवर ही नहीं किया जाता है। तो ये जो नए जल्द में ही जो सेफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है, इसने कवर किया है कुछ डाटा को, तो ये आप यहाँ लिंक पे जाके देख सकते हो कि कितने ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स को जो है कितने ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स की जान जाती है हजार्डस काम करने में। तो राइटर एक स्टेप और आगे बढ़कर यहाँ पे बात करता है और कहता है कि केवल हजार्डस एक्टिविटीज़ में जो जान जाती हैं वर्कर्स की, उन्हीं को काउंट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो वर्कलोड उनके ऊपर दे दिया जाता है, एक आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड, उससे जो जान चली जाती है, उसका भी कंट्रोल किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये राइटर कह रहा है कि नॉन फैटल इंजरीज जो होती हैं, वो फैटाल से ज़्यादा ऑब्वियस रीज़न के कारण होती हैं, ठीक है? और इनको चेक ही नहीं किया जाता है बहुत सारे रिपोर्ट्स में। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार जब स्टेट अपना डाटा प्रोवाइड करा देता है, तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती हैं, वो उनको कम करके दिखाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इस समय लेबर राइट का वायलेशन हो रहा है हमारी कंट्री में, आप लोग ऐसा कह सकते हो, राइटर का कहना ये है। जैसे आप एक आदमी के अंडर में अगर अगर वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, पहले तो आप उसकी एफिशिएंसी चेक करो, फिर उसको उसके अंडर में उतना ज़्यादा एक सर्कल बनाओ कि वो उतने ही आदमियों को कंट्रोल करे, उसके ऊपर इतना वर्कलोड ना दे दो कि आप उसका ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है? तो राइटर का कहना ऐसा है। राइटर कहता है 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो इंस्पेक्शन करना चाहिए, और एक क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन करके उस इंस्पेक्शन के थ्रू हम लोगों को पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो पॉलिसी इसके बाद बने वो एक अच्छा रिज़ल्ट दे। तो इस आर्टिकल में ये बात की गई है। तो पहले वाले आर्टिकल में बात की गई थी जहाँ कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही है, किन कारणों से नहीं हो रही है। दूसरे वाले आर्टिकल में बात की गई है उससे भी बढ़कर आगे कि हमारी रिकवरी, खैर दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें रिकवरी की बात की गई थी और इसमें वर्कर्स के सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात किया गया था। तो ये जो है
अगर हम अपनी रिकवरी देख रहे हैं, जितना ध्यान हमको देना चाहिए रिकवरी पे उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम लोगों को उससे कहीं ज़्यादा एक आदमी के, एक वर्कर के जिसके पास कुछ परिवार होगा, अगर उस वो अपने परिवार का गार्जियन होगा, केवल उसी के कमाने से वो परिवार चलता होगा, तो आप लोग सोच सकते हो कि हमको उसके ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए रेदर देन दिस। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं किसके बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में है। तो सबसे पहले आप देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर आपने इस तरीके से देखा होगा कई सारे डिवाइसेस में, पीसीज में, अपने अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में। तो ये होते क्या हैं सेमीकंडक्टर, पहले आप ये देखो। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और बैलेंस बैंड जो ये आपका होता है। ठीक है, ये अगर इनमें गैप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाएंगे एक बैंड से दूसरे बैंड में, तो करंट फ्लो होगा, तो इसको कंडक्टर बोलते हैं। अगर इसी के बीच में गैप थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बैलेंस गैप, और इलेक्ट्रॉन जो जितना मूव कर रहे थे उससे बहुत कम, एक दो ही जा पाए, लेकिन कुछ करंट फ्लो हो लेकिन बहुत कम हो, तो इसको आप सेमीकंडक्टर बोलोगे। और यही गैप जब इतना बढ़ जाए कि करंट फ्लो ही ना हो, तो इसको आप इंसुलेटर बोलोगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। ये पहले कुछ इस तरीके के आते थे, रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज़ करते थे। आज ये बढ़ के एडवांस मॉडल में, पीसीज़ में, मोबाइल्स में, यहाँ तक कि सिक्योरिटी रीज़न में आपके यूज़ होने लगे हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे बात की गई है कि पैंडेमिक का समय जब था, तो वहाँ पे जब चाइना और यूएस का ट्रेड वार एक तरफ चल रहा है, एक तरफ पैंडेमिक आ गया, तो सेमीकंडक्टर्स जहाँ से आते थे, क्योंकि इस समय आप देख सकते हो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, यूएस में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कोरिया है, तीसरे नंबर पर आपका जापान है और यूरोपियन यूनियन है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब पैंडेमिक आ गया और यूएस और चाइना का ट्रेड वार ऑलरेडी चल रहा है, तो उस समय सेमीकंडक्टर की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि सारे रूट्स बंद हो गए थे, बाहर से सामान आना बंद हो गया था। तो सेमीकंडक्टर, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर उतनी मात्रा में नहीं आ पाया जितनी की हमको ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसी के कारण कह रहा है राइटर कि आश्चर्य होने की कोई बात ही नहीं है अगर कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करे सेमीकंडक्टर को बनाने की। इसका मतलब क्या है, आप कोई काम तब करते हो जब आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है। इंसेंटिव क्या किया जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो इसके बदले में आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए मतलब आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप मैटरनिटी एक स्कीम चल रही है, मातृवंदना योजना, मैटरनिटी मातृवंदना योजना, तो ये आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो इससे रिलेटेड। किसान सम्मान निधि है, तो ये आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो उसी के चलते यूएस ने इंसेंटिवाइज किया है $50 बिलियन का पैकेज, और इंडिया ने भी, ठीक है, $10 बिलियन अप्रूव कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया द्वारा कि अब हम लोग खुद सेमीकंडक्टर बनाएंगे। जितना हम लोग ले रहे थे बाहर से, उससे ज़्यादा अब हम लोग खुद अपने इंडिया में बनाएंगे सेमीकंडक्टर, और यहाँ से एक्सपोर्ट करने तक की बात की जा रही है। इतना लॉन्ग विजन हमने रख रखा है। ठीक है, while the government has already provided incentives for manufacturing, more needs to be done to make India self reliant। ठीक है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जब इंसेंटिव $10 बिलियन का प्रोवाइड करा ही रही है, इससे आगे भी बढ़ के हमको कुछ करना होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। हमारे इंजीनियर्स जो बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लेके आया जाए। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ के लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए हमारे कंट्री में कि ये लोग आके हमारे कंट्री में ही काम करें। जब ये हमारे लोग हैं तो अपने कंट्री के कंट्रीब्यूशन में काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से राइटर कह रहा है हम लोग कुछ और स्टेप हम लोग को लाना चाहिए कि हम लोग के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस हो सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर सकें। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ इंसेंटिव तैयार करा है, जिसके चलते जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आके सेटअप हो सकती हैं और यहाँ के वर्कर्स से अपने कंपनी में काम ले सकती हैं, या फिर किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बना सकती हैं। जिससे कि हम लोग को फ्रेंड्स ज़्यादा जो बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं सामान, उससे डायरेक्ट सामान नहीं इम्पोर्ट करना चाहिए। फैक्ट्रीज़ को बोलना चाहिए आप हमारे यहाँ आओ,
आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करो, सब्सिडरी इस्टेब्लिश करो, हमारे यहाँ के लोगों को कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दो, और फिर जब हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे आ जाएँगे तो इन चीज़ों को जब बनाना हम सीख जाएँगे, कुछ दिनों बाद हम खुद भी ये चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी इकॉनमी इस तरीके से अच्छे से ग्रो हो सकती है, जितना कि हम लोग डायरेक्ट सामान लेंगे उससे। तो वही बात की जा रही है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को स्टेप लेने की ज़रूरत है सेमीकंडक्टर वाले फील्ड में, ठीक है? आई होप आप लोगों को सेमीकंडक्टर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम न्यूज़ सेक्शन पे चलते हैं फ्रेंड्स, और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आई हैं इस कारण, ठीक है? देखते हैं। यहाँ गोवा में और उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाला है आज। तो फ्रेंड, आपके जब स्टेट में हो, अगर आप पाँचों राज्य से बिलॉन्ग करते हो जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो आप वोट देने ज़रूर जाइएगा। आपका ये राइट है, लीगल राइट है, ठीक है? आप देख सकते हो कि जो और बिडिंग बची थी आईपीएल में वो हो गई हैं, और टोटल 551.7 करोड़ की बिडिंग हुई है अब की बार। ऑक्सफैम फ्रेंड्स एक एनजीओ है जो कि यूके की है। तो इंडिया गवर्नमेंट में इसने इसमें जो है एनजीओ के जो फंड्स में इसने फंड्स को रोकने की बात की गई है। ऑक्सफैम जो है यूके का एनजीओ है, इसके फंड्स को रोकने की बात की गई है जो कि इंडिया में है। तो अब किसके थ्रू रोकने की बात की गई है? एफसीआरए। पहले आप देखो कि क्या होता है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है? एनजीओज़ को रेगुलेट कैसे किया जाता है, पहले आप ये चीज़ देखो। एनजीओज़ को फ्रेंड दो तरीके से रेगुलेट किया जाता है। एक एफसीआरए है 1976 का, एक फेमा है, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में लाया गया, ठीक है? तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हम पूरी डिटेल तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू ये यूके के एनजीओ का जो ऑक्सफैम है इसको रोका गया है, इसके फंड्स को रोका गया है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट करना स्टार्ट किया एनजीओज़ को 1976 में एफसीआरए के थ्रू, ठीक? ये क्या था, ये शुरुआत में तो पॉलिटिकल डिसेंट था कि मतलब कोई पार्टीज़ नहीं चाहती थी। जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 से 77 तक, 1975 से 77 तक इमरजेंसी था हमारे कंट्री में, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने ये एक्ट लाया और कहा कि जो बाहर की कंपनीज़ थी वो कुछ फंड्स प्रोवाइड करा रही थी हमारी कंट्रीज़ में, कुछ जो है हम लोग के कंट्रीज़ में जो जब इमरजेंसी चल रही थी तो कुछ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ थी उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर की कंपनी से यहाँ पे फंड प्रोवाइड करा रही थी। उसी को रेगुलेट करने के लिए इंदिरा गांधी जी एफसीआरए एक्ट लेके आई थी, ठीक है? एफसीआरए एक्ट क्या करता था, इसमें इलेक्टोरल कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इसमें इलेक्टोरल कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जजेस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कार्टूनिस्ट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर दिया गया। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर दिया गया, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनजीओ का क्या रिलेशन था? एफसीआरए के थ्रू जो था, कोई भी एनजीओ जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है उसको होम मिनिस्ट्री में बताना पड़ता था, और वो जो कंट्रीब्यूशन बाहर से आ रहा था वो किसी डेजिग्नेटेड बैंक के थ्रू ही आना चाहिए था। एनजीओ जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था। अगर वो कोई फॉरेन एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको 30 दिनों के अंदर बताना पड़ता था कि हमें इस कंपनी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है और हमने इससे पैसा लिया है, और 30 दिनों के अंदर जब वो पैसा लेते थे उसको बताना पड़ता था। दे नीड टू फाइल विद द होम मिनिस्ट्री, इट मस्ट आल्सो रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट्स सोर्स, कहाँ से आया है, कितना पैसा आया है और किस पर्पस के लिए आया है, ये सब उनको बताना होता था उस कंपनी को, ठीक है? मतलब होम मिनिस्ट्री को, उस एनजीओ को, होम मिनिस्ट्री को बताना पड़ता था कि ये पैसा आया कहाँ से है, कितना पैसा आया है और किस पर्पस के लिए आया है, और कितना पैसा उस पर्पस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है? अगर वो इस केस को नहीं मानते थे तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता था, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हो, कम से कम 20,000 एनजीओज़ का लाइसेंस पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिया गया था। ये थोड़ा ओल्ड डेटा है, 2019 का डेटा है, लेकिन ये अभी भी यही कंडीशन है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ रख दिया है प्रेजेंटेशन में, ठीक है? आप फिर देखो, इसको अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, एफसीआरए को अमेंड किया गया 2010 में, जिसमें कहा गया सब एनजीओज़ को 5 साल बाद अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, और जो 50% वो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उनके एनजीओ में आ रहा है उसका 50% ही वो केवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते।
इससे क्या हुआ कि और फिर इसमें एक चेंज कर दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्होंने कहा था उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल नेचर का है, उसको अगर वो इन सारे एक्ट्स का, इन सारे रूल्स का अगर वायलेशन करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहा गया था। ठीक है? फिर ये इश्यूज़ क्या हुए, ये आर्बिट्रेरी यूज़ किया जाने लगा, अननेसेसरी हरास किया जाने लगा एनजीओज़ को, जो गवर्नमेंट के खिलाफ में जाते थे उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता था। रिन्यूअल में बड़ी दिक्कत होती थी, केवल अगर जो एनजीओज़ ज़्यादा गवर्नमेंट के अपोज में रहते थे उनकी फ़ाइल जाती थी रिन्यू करने के लिए, उस पे लाल टेप बांध के फाइल इधर उधर दौड़ाने लगे, बाकी फर्जी काम करवाते थे, रिन्यू नहीं करते थे। ठीक है? फंडिंग में कंट्रोल आ गई, 50% फंडिंग केवल जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक्सपेंस कर सकते थे, बाकी उससे ज़्यादा आप नहीं एक्सपेंस कर सकते थे। ठीक है? और इंटरनेशनल रेगुलेशन के साथ जो इसकी नॉन कन्फर्मिटी हो गई, क्योंकि इंडिया एक सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का। ये एक राइट है फ्रेंड, इंटरनेशनल राइट है जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, इंडिया ने साइन कर रखा है। तो इंडिया को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कराना ही कराना पड़ेगा। तो इसलिए 2015 में एक यूएन के रिपोर्टर जो थे, उन्होंने इस पे रिपोर्ट लाया और कहा कि एफसीआरए का जो एफसीआरए एक्ट है इसका गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये एक्ट जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स से फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो है इंटरनेशनल नॉर्म के साथ फॉलो नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, इसमें क्या दिक्कत हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बीजेपी और कांग्रेस को 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलाया और कहा कि आप एफसीआरए के थ्रू, जो एक वेदांता ग्रुप नाम का एक कंपनी था, यूके बेस्ड था, लंदन बेस्ड, उससे ये लोग पैसा ले रहे थे, वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ले रहे थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में बुलाया, कहा ये गलत है। तो यहाँ पे एक एक्ट ला दिया गया 2016 में एनडीए गवर्नमेंट द्वारा कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये पैसा ले सकती हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। ये तो कहीं-कहीं हम लोग देखते हैं कि जो एफसीआरए है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करती हैं। ठीक है? आई होप आपको पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। कुछ जगहों पे स्कूल खुलना चालू हो गए हैं। श्रीलंका ने हमारे 12 तमिलनाडु फिशरमैन को पकड़ रखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे ये लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कई बार पकड़ लिया जाता है, पहले भी कई बार पकड़ा गया है। तो क्या इशू है इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है? ये आप लोग देख रहे हो कुछ स्पीसीज़ हमारे कंट्री में नहीं मिली हैं, और ये श्रीलंका जो है बाहरी कर्जे में डूबा हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। नॉर्थ कोरिया जो है ये अलग ही चल रहा है, मिसाइल वगैरह टेस्ट कर रहा है। ठीक है? आप यहाँ पे देखो जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हांगकांग में वॉन स्टाइल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वॉन्ग में हॉस्पिटल बने थे उस तरीके का। ये ड्रोन्स पे जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो ड्रोन्स बनेंगे वो इंडिया में खुद बनेंगे, बाहर से ड्रोन्स हम लोग जो खरीदते थे वो नहीं खरीदेंगे। हालांकि जो ड्रोन्स को बनाने में सामान लगता है उसका इंपोर्ट चालू रहेगा। ये सारी न्यूज़ थी फ्रेंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा लेक्चर सुन के। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द सरोकार क्लासेस। और फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करा करिए। हम लोग रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ भी प्रोवाइड कराने लगे हैं चैनल पे, और जल्द ही चैनल पे और भी वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो आप लोगों का अगर फीडबैक मिलेगा तो उससे हम लोग और मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।